सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी हिंदी की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट हिंदी की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें, उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, अब जो हमारा नया चैप्टर चल रहा है दोस्तों, वो है गद्यांश। क्या है? गद्यांश। तो आज हम पढ़ेंगे गद्यांश के बारे में। ठीक है, गद्यांश चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों गद्यांश से हर एक एग्जाम में गद्यांश पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और गद्यांश हमारे लिए 3 से 4 नंबर दिला के जाता है। तो गद्यांश चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप सोच सकते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। आंसर आप कहेंगे बस पढ़ने के बाद आंसर यूं ही मिल जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे मिलेंगे, तो उसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि 3 से 4 नंबर हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला गद्यांश है हमारा। मैं 5 गद्यांश लाया हूँ, सारे अलग अलग तरीके से। मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे गद्यांश पढ़ना है, उनको कैसे सॉल्व करना है। तो पहले हम उसको करेंगे, फिर आप सॉल्व करना है। ठीक है, पहले वाले गद्यांश को मैं आपको करा देता हूँ, फिर अगले वाले को आप वीडियो पॉज करके स्वयं से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो पहले गद्यांश को हम पढ़ लेते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, पहले पढ़ना है, फिर क्वेश्चनों को बाद में देखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं। सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाह्य सौंदर्य की परख करना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है, तब उसमें रसावदन की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। तो कैसी वस्तु चित्त को आनंद करती है? मनोरम वस्तु चित्त को आनंदित करती है। ठीक है, इस दृष्टि से कवि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है, क्योंकि इसमें चरित्र की प्रधानता है। सुंदर शब्द संकीर्ण है, जबकि मनोहर व्यापक तथा विस्तृत। साहित्य में साधारण वस्तु भी किसी विशेष प्रतीत होती है, उसे मनोहर कहते हैं। गद्यांश पढ़ लिया? बिल्कुल, आपने भी पढ़ लिया होगा ध्यान से, बिल्कुल पढ़ लिया होगा। अब क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, कालिदास की प्रकृति का वर्णन का आधार क्या है? जो कालिदास ने प्रकृति का वर्णन किया है वो कैसे किया है? देखिए, तो आप कहाँ देखेंगे? देखिए ये लिख रहा है ना, जब मैंने आपको बताया था कवि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास की प्रकृति का वर्णन कैसा है? मनोहर है। कैसा है? मनोहर है। तो कैसा है उसका? क्या उसकी प्रकृति अभिव्यक्ति है? क्या उसकी सौंदर्यता है? नहीं, उसकी मनोहरता। कैसा है कालिदास का प्रकृति के वर्णन का आधार? उसकी मनोहरता के आधार पर किया है। बिल्कुल पहला क्वेश्चन सही। देखा कितने आसान है, ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे और हमारे 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। गद्यांश पढ़ लिया, अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 5 क्वेश्चन है एक गद्यांश से, आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पढ़िए। सौंदर्य की परख की जाती है। सौंदर्य की परख कैसे की जाती है? आपको अपने विचार नहीं रखने दोस्तों, ये जो गद्यांश कह रहा है उसी के बेस पे हमको क्वेश्चन बनाने। तो इस गद्यांश के अनुसार सौंदर्य की परख कैसे की जाती है? क्या आनंद की मात्रा के आधार पर की जाती है? तो आप कहेंगे नहीं, आनंद की तो यहाँ कहीं बात नहीं है। क्या इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर की जाती है? नहीं। क्या रूप के आधार पर की जाती है? नहीं। तो आप क्या कहेंगे? मनोहरता के आधार पर की जाती है। किसके आधार पर की जाती है? मनोहरता के आधार पर की जाती है। बिल्कुल क्लियर? बिल्कुल। देखिए 2 क्वेश्चन बन गए, बिल्कुल बन गए। कितना आसान है, बिल्कुल बन गए। आगे चलिए, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है। इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा ये बताइए। आप खुद ने आपने पढ़ा था, किसके बारे में बताया? तो सबसे पहले किसके बारे में बताया? देखिए, ये कालिदास है, ये जयदेव है। ये कौन है? ये साहित्यकार है। कौन है? साहित्यकार है। और उन्होंने किसका वर्णन किया है साहित्यकारों ने? तो आप कहेंगे सौंदर्य का वर्णन किया है। किसका? सौंदर्य का वर्णन किया है। देखिए यहाँ सौंदर्य सौंदर्य लिखा हुआ, मतलब सौंदर्य की अपनी विशेषताएं बताइए, क्या क्या सौंदर्य में होना चाहिए। तो ये तो इसका गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? क्या अभिव्यक्ति की अनुभूति होगी? नहीं। क्या सुंदरता बना मनोहरता होगी? नहीं। या सुंदरता की संकीर्णता होगी? नहीं। तो आप क्या कहेंगे? साहित्य और सौंदर्य। साहित्य और सौंदर्य इस गद्यांश का प्रमुख शीर्षक होगा। क्या होगा? साहित्य और सौंदर्य। ठीक है, इसलिए आपको ये गद्यांश ध्यान से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो आपसे पूछ सकता है कि आपने जो गद्यांश पढ़ा उसका शीर्षक क्या होगा, तो आपको बताना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन सही हो गया? बिल्कुल हो गया। चलिए इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए। हिंदी भाषा किसी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? क्या इसके लिए आपको ये गद्यांश पढ़ने की जरूरत है? क्या इसके लिए आपको ये गद्यांश पढ़ने की जरूरत है? नहीं। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? क्या गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में तो पंजाबी भाषा लिखी जाती है। कैसी? पंजाबी भाषा लिखी जाती है। क्या ब्राह्मी में लिखी जाती है? नहीं। क्या सौराष्ट्र में लिखी जाती है? नहीं। तो किस में लिखी जाती है? देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में लिखी जाती है?
देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा। क्लियर, आपके चारों क्वेश्चन क्लियर हो गए। बिल्कुल, देखा कितने आसान थे और हमने 4 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर लिए। ठीक है, चलिए इस गद्यांश को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। दूसरा गद्यांश, इसको पढ़ेंगे ध्यान से और सॉल्व करेंगे। बड़ा है, डरना बिल्कुल नहीं है। देखिए, जब हमारे पास गद्यांश बड़ा होता है तो हम उससे क्वेश्चन बहुत जल्दी से बना सकते हैं। आसान होता है गद्यांश, बड़े गद्यांश से क्वेश्चन बनाना। लेकिन जब गद्यांश छोटा होता है ना, तो उससे क्वेश्चन बनाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो जब आपको गद्यांश बड़ा दिया जाए तो उससे डरना नहीं है, पढ़ना है और बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चलिए तो गद्यांश को पढ़ते हैं। आप भी वीडियो को पॉज करके पढ़ना, मैं भी पढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए। साहस की जिंदगी बड़ी जिंदगी होती है, ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है। तो सबसे पहले आपको क्या पता चला होगा, इस गद्यांश में किसकी बात की जा रही होगी? तो आप कहेंगे साहस की बात की जा रही होगी। किसकी? साहस की बात की जा रही होगी। नोट करेंगे, बिल्कुल। चलिए आगे पढ़िए कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरों की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी ऐसे ही आदमी से मिलता है। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिनका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता। क्या उधार नहीं लेता? सपने उधार नहीं लेता। वह अपने विचारों में रमा हो अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना तो भैंस और भेड़ का काम होता है। साहसी मनुष्य तो सिंह के समान होता है। किसके समान होता है? सिंह के समान होता है, जो अकेला होने पर भी मगन रहता है। अर्नाल्ड बेलेट ने एक जगह लिखा है, जो आदमी उपयुक्त अवसर मिलने पर भी साहस से काम न ले सके वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। समय पर साहस ने दिखाने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक आवाज सुनता है जो उसे बार बार कहती है, तुम साहस नहीं हो, तुम साहसी नहीं हो, दिखा सको तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए हो। तो ये क्या, ये गद्यांश है। 5 गद्यांश है दोस्तों। पांचों के पांचों गद्यांश से आपको अलग अलग सीख मिलेगी। ये आपको पता चलेगा कि गद्यांश पढ़ने से भी हमको सीख मिलती है। पहले गद्यांश से आपको क्या सीख मिली कि सौंदर्यता सिर्फ चरित्र का नहीं होता, बाहर की सौंदर्यता नहीं होती ना, शरीर का होता है। सौंदर्य कैसा होता है? उसकी मधुरता होती है, उनमें सौंदर्यता होता है। पहले गद्यांश से सीखा। दूसरे गद्यांश से किसके बारे में मिला कि आपको साहस होना चाहिए, आपको साहस होना चाहिए। तो पांचों गद्यांश ऐसे हैं जिनसे आपको सीख मिलेगी और आपको वो नोट करनी चाहिए। ठीक है, हमने एक गद्यांश पढ़ लिया, बिल्कुल ध्यान से पढ़ लिया, आपने भी पढ़ लिया। अब क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता? तो साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता, मैंने आपको बताया था कहाँ पे, वो जब मैंने आपको नोट करा था, ये रहा देखिए। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता। क्या उधार नहीं लेता? सपने उधार नहीं लेता। तो क्या हो जाएगा? सपने हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ना कि विचार, ना कि बुद्धि, ना कि अवसर। क्लियर, बिल्कुल। सपने उधार क्यों नहीं लेता? आप देखिए, अपने सपने खुद ही तो देखें। क्या आप किसी और के प्रेरित होके कि कोई आदमी कुछ है, मैं उसके जैसा बनूं, तो वो आपके सपने नहीं, वो आपका रास्ता नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है कि आपको जो खुशी दे उसको चुनिए, और ना कि किसी और को देख के आप उसके रास्ते पे चले जाएं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि मैंने उसको देख लिया, भाई इसी जैसा बनना है, तो आप नहीं बन सकते। आपके अंदर जो क्वालिटी है, गुण है, उनको पहचानिए, उनके ऊपर चलिए। ठीक है, तो वही आपकी पहचान बनेगी, ना कि किसी और के पैरों पे चलने से आपको पहचान मिलेगी। ठीक है, तो अपनी पहचान स्वयं बनाइए। और साहसी मनुष्य का क्या कार्य होता है? वो अपने सपने किसी से उधार नहीं लेता। पहला क्वेश्चन क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। साहसी मनुष्य किसके समान होता है? तो साहसी मनुष्य किसके समान होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। साहसी मनुष्य किसके समान होता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, साहसी मनुष्य तो सिंह के समान होता है। किसके समान होता है? सिंह के समान होता है। ना भैंस के समान होता है, ना भेड़ के समान होता है। किसके समान? सिंह के समान होता है, ना कि जानवर के समान। क्लियर, साहसी मनुष्य सिंह के समान क्यों होता है? क्योंकि वो अपने निर्णय स्वयं लेता है। सिंह अपने निर्णय स्वयं लेता है, ना कि किसी और के आधार पर लेता है। इसलिए साहसी मनुष्य सिंह के समान होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है? जो दुनिया की बिना परवाह किए हुए, उनसे किसको प्रकाश मिलता है? तो आप क्या कहेंगे? मैंने आपको बताया था किसको प्रकाश नहीं मिलता, तो आप पढ़ेंगे। देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आपको अभी बताया था। देखिए यहाँ पे, यहाँ से पढ़िए। दूसरों की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को भी प्रकाश ऐसे ही आदमी से मिलता है। तो किसको प्रकाश मिलता है? मनुष्यता को। किसको? मनुष्यता को, ना कि दुनिया को। दुनिया तो है यार, दुनिया की परवाह किए बिना ना समाज को, ना आम आदमी को। किसको? मनुष्यता को। किसको? मनुष्यता को अच्छा प्रकाश मिलता है। क्लियर, तीसरा क्वेश्चन भी क्लियर।
क्लियर। देखिए कितने आसान है, आप भी सॉल्व कर सकते हैं। बस गद्यांश पढ़ना चाहिए, ध्यान से पढ़ना है, बाकी हमारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। लेखक ने किसे कैसे जीवन को महान बताया? तो लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया? क्या विवेकशील जीवन को महान बताया, क्या कमजोर जीवन को बताया, क्या स्वावलंबन पूर्ण को बताया? जब इस गद्यांश में किसकी बात हो रही है? साहस की बात हो रही है। किसकी हो रही है? साहस की बात हो रही है। तो किसको महान बताएगा लेखक? साहसी व्यक्ति को ही तो बताएगा, साहसी जीवन को ही तो महान बताएगा। तो किसको बताएगा? साहसी जीवन को महान बताएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब इस वाले गद्यांश को सॉल्व कीजिए, गद्यांश नंबर 3 को। देखिए दो तरह के गद्यांश आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक पहला होगा जो पूरे तरह गद्यांश आपको दिया होगा, उसमें से आपको क्वेश्चन छांटने, और एक जो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन गद्यांश है वो ऐसा है जिसमें आपको खाली स्थान भरने, खाली स्थान आपको भरवाएगा, वहां पे जो खाली स्थान होगा वहां कौन सा स्थान आएगा 4 ऑप्शन में से वो आपको बताना है। और एक कौन सा गद्यांश होता है जो मैंने अभी आपको बताया था, मतलब पूरा गद्यांश दिया होगा उनमें से हमसे क्वेश्चन पूछेगा। तो दो तरह के गद्यांश आते हैं। अब ये आपकी किस्मत है कि आपकी एग्जाम में कैसा गद्यांश आ जाए। ठीक है, दोनों आसान होते हैं, हम सॉल्व कर लेंगे, पर थोड़ा सा हार्ड ये वाला गद्यांश होता है, रिक्त स्थान वाला। बाकी क्वेश्चन छूटने वाला जो क्वेश्चन हम छांटते हैं वो थोड़ा आसान होता है। ठीक है, इस वाले गद्यांश को सॉल्व करेंगे। पढ़िए, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, फिर इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बताऊं। चलिए सबसे पहले डैश डैश लिखा हुआ है, अनमोल धन है। क्या अनमोल धन है दोस्तों? पहले पढ़ लेते हैं पूरा, फिर हम भरेंगे। अनमोल धन है, इसकी डैश 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 किसी से भी नहीं की जा सकती, हीरे या सोने चांदी से भी नहीं, सच्ची मित्रता में किसी कारण से नहीं आ सकता। बाइबल में कहा गया है कि एक सच्चा मित्र विश्व की दवा है। देखिए अब आप इसको पढ़ लिया, आपने, हमने भी पढ़ लिया, आपने भी पढ़ लिया, तो आपको क्या लगा? किसके बारे में बात हो रही है? सच्ची मित्रता के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? सच्ची मित्रता के बारे में बात हो रही है। ये तो क्लियर बिल्कुल। इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा ये मैं आपसे पूछ लूं तो आप बताएंगे सच्ची मित्रता होगा। क्या होगा? सच्ची मित्रता होगा, बिल्कुल। तो अनमोल धन है, क्या अनमोल धन है भाई? क्या अनमोल धन है? क्या शिशुता अनमोल धन है? क्या बचपन अनमोल धन है? जब गद्यांश में मित्रता की बात की जा रही है तो मित्रता ही तो अनमोल धन होगी। क्या होगी? मित्रता ही तो अनमोल धन होगी। तो इसमें पहले वाले में क्या आएगा? मित्रता अनमोल धन है। ठीक है, इसकी आगे चलते हैं, दूसरे वाले में क्या आएगा वो देखते हैं। पहले वाले में क्या आ गया? मित्रता आ गया, हमने मित्रता लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। पढ़िए, मित्रता अनमोल धन है, इसकी क्या नहीं, किसी से भी नहीं की जा सकती। क्या नहीं की जा सकती? उपेक्षा नहीं की जा सकती, अपेक्षा नहीं की जा सकती, या बढ़ाई नहीं की जा सकती। आप कहेंगे तुलना। क्या? तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। मित्रता अनमोल धन है, इसकी तुलना, क्या दोस्तों? इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। हो गए दो ऑप्शन हमारे, बिल्कुल सॉल्व हो गए, क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो गए। आगे चले, चलिए तीसरे वाले को सॉल्व करेंगे। यहाँ मित्रता आ गया, यहाँ तुलना आ गया, किसी से भी नहीं की जा सकती। हीरे, हीरे के साथ क्या आता है? हीरे आपने पढ़ा होगा ना, हीरे मोती, आपने कुछ भी सुना होगा। तो क्या होता है? हीरे मोती होता है। क्या होता है? हीरे मोती होता है। तो क्या लाल से होगी? क्या रतन से होगी? नहीं। क्या रुपए से होगी? नहीं। तो आप क्या कहेंगे? मोती। मित्रता अनमोल धन है, इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती, हीरे मोती या सोना चांदी से भी नहीं। ठीक है, सच्ची मित्रता में किसी कारण से, इसके बाद क्या आएगा? किसी कारण से नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता? हस्तक्षेप नहीं आ सकता, दखल नहीं आ सकता, व्यवधान नहीं आ सकता, या अपरिहार नहीं आ सकता। तो आप क्या कहेंगे? क्या नहीं आ सकता? क्या हस्तक्षेप नहीं आ सकता? क्या दखल नहीं आ सकता? तो आप कहेंगे व्यवधान नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता? व्यवधान नहीं आ सकता। मतलब उनकी जो रिश्ता है सच्ची मित्रता, उसमें कोई अटकाव नहीं आ सकता। तो क्या होगा? सच्ची मित्रता में किसी कारण से व्यवधान नहीं आ सकता। चौथा सही, बिल्कुल। आगे पढ़िए, बाइबल में कहा गया है कि एक सच्चा मित्र विश्व के क्या दवा है? विश्व की क्या दवा है? अधम दवा है, सर्वश्रेष्ठ दवा है, या साधारण दवा है, या आप कहेंगे हीन दवा है? तो अधम तो होना ही नहीं चाहिए। जब सच्चा मित्र है तो अधम कैसे हो जाएगा? क्या साधारण होगा? जब भाई सच्चा मित्र है तो साधारण तो नॉर्मल होते हैं, तो सच्चा मित्र साधारण कैसे हो सकता है? ना हीन, आप कहेंगे सर्वश्रेष्ठ दवा है। अब मैं आपको पूरा पढ़ के बताता हूँ जो जो हमने लिखा था। देखिए पढ़िए, मित्रता अनमोल धन है, इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती, हीरे मोती से भी नहीं, या सोना चांदी से भी नहीं, सच्ची मित्रता में किसी कारण से व्यवधान नहीं आ सकता। बाइबल में कहा गया है कि एक सच्चा मित्र विश्व की सर्वश्रेष्ठ दवा है। क्लियर? देखा कितना अच्छा गद्यांश है। आपको सीख क्या मिली? आपको सीख ये मिली दोस्तों, आप जब अपने मित्र चुनो ना
तो बड़े सोच के समझना चाहिए। मित्र ऐसी चीज होती हैं जो आपको खराब भी बना सकते हैं, आपको सही भी बना सकते हैं। तो इसलिए मित्रों को जब भी चुनो बड़े सोच के चुनना। और मित्र की असली पहचान कब होती है? जब आप परेशान हो। आपकी परेशानी में आपके मित्र की पहचान होती है। आप खुश हैं, उस समय आपके लाखों मित्र होंगे, लेकिन जब आप परेशान हैं तब आपके साथ कौन खड़ा है? वो आपका असली मित्र होगा, सच्चा मित्र होगा। ये इस गद्यांश से हमको सीख मिलती है। ठीक है, चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। इस वाले गद्यांश को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। ठीक है, पढ़िए। चलिए मैं आपको बताऊं, चलिए सबसे पहले पढ़ लेते फिर भरेंगे। संसार के सभी डैश 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 करुणा के सागर थे। गौतम बुद्ध ने राजघाट, राजपाट और सांसारिकता को डैश डैश से ही महानता को प्राप्त किया। गांधी जी ने वकालत छोड़कर देश को कराने के लिए लड़ाई छोड़ दी। ईसा मसीह ने मैं अपने की आहुति दी। अब ये जो 5 क्वेश्चन है, इनमें क्या क्या भरेगा? तो आप सोच रहे होंगे इस गद्यांश से हमको क्या सीख मिलेगी? इस गद्यांश से सीख मिलेगी दोस्तों, जब आपको कोई महान कार्य करना पड़ता है ना, या आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने माता पिता के लिए कुछ करना पड़ता है, तो आपको त्याग तो करना ही पड़ेगा। आप अभी जिस सुख सुविधा में उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप कुछ महान कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला गद्यांश का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पढ़िए। सांकेतिक रिक्त स्थान फर्स्ट के लिए उपयुक्त शब्द चुनना है। संसार के सभी करुणा से के सागर थे। जब आपको दिख रहा है कि गौतम बुद्ध, गांधी जी की बात हो रही है, ईसा मसीह की बात हो रही है, तो किन लोगों की बात हो रही होगी? क्या राजाओं की बात हो रही होगी? ये राजा, क्या गांधी राजा थे? नहीं थे। क्या नेता थे? गांधी तो नेता थे। क्या महात्मा बुद्ध नेता थे? तो आप कहेंगे नहीं। क्या विद्वान थे? विद्वान तो थे, लेकिन ये महापुरुष थे। क्या थे? महापुरुष थे। संसार के सभी महापुरुष करुणा के सागर थे। क्लियर? बिल्कुल। गौतम बुद्ध ने राजपाट और संसारिकता को, आगे पढ़ते हैं दूसरे में क्या आएगा उसको देखते हैं। राजपाट को क्या कर दिया? देकर, त्याग कर, भूल कर, लेकर। तो आप क्या कहेंगे? राजपाट को उन्होंने क्या किया था? आप कहेंगे त्याग दिया था। क्या कर दिया था? त्याग दिया था। या देकर किया था? नहीं। भूल कर किया था? नहीं। लेकर किया था? नहीं। तो आप क्या कहेंगे? त्याग कर उन्होंने ही महानता को प्राप्त किया था। देखिए पढ़िए दोबारा। संसार के सभी महापुरुष करुणा के सागर थे। गौतम बुद्ध ने राजपाट और सांसारिकता को त्याग कर ही महानता को प्राप्त किया। जब उन्होंने इस संसार को, राजपाट और सांसारिकता को त्याग दिया, तभी तो वो महान बने, तभी तो वो गौतम बुद्ध बने। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं। गांधी जी ने वकालत छोड़कर देश को क्या अराज्य से या स्वच्छंद से या परतंत्र से? आप कहेंगे स्वतंत्र। गांधी जी ने वकालत छोड़कर देश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ाई छोड़ दी। क्या छोड़ दी? पढ़ाई छोड़ दी, मतलब वकालत छोड़ दी। ईसा मसीह ने भी अपने क्या किया? ईसा मसीह ने भी अपने आत्महित, मनोहित, जनहित या स्वहित। तो आप क्या कहेंगे? क्या आत्महित होगा या मनहित होगा? नहीं, जनहित की बात हो रही है ना। देखिए महात्मा बुद्ध भी जनहित का कार्य कर रहे हैं, गांधी जी भी जनहित का कार्य कर रहे हैं, तो ईसा मसीह भी जनहित का कार्य कर रहे हैं, तो क्या होगा? जनहित होगा। ईसा मसीह ने जनहित में अपने, आगे पढ़ते हैं, जनहित में अपने क्या? जनहित में अपने किसकी आहुति दे दी? प्राणों की, विचारों की, या धन धान्य की, या सपनों की? तो आप क्या कहेंगे? प्राणों की आहुति दे दी। किसकी आहुति दे दी? प्राणों की आहुति दे दी। ना विचारों की, ना धन धान्य की, या सपनों की, तो इनकी आहुति नहीं दी जाती। किसकी आहुति दे दी? प्राणों की आहुति दे दी। क्लियर? आपको इतने गद्यांश समझ में आए चारों? बिल्कुल आगे होंगे। अंतिम गद्यांश की तरफ पढ़ लेते हैं। इस वाले गद्यांश को सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार पढ़िए। आपको सब गद्यांशों से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं पढ़ता हूँ। मुझे उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। चिकित्सा के क्षेत्र में काफी हुई है, अनेक बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है, उसने रिक्त स्थान को सुंदर और रिक्त स्थान बना दिया है। तो इनको हमको भरना है। किस चीज के बारे में बात हो रही है? चिकित्सा के बारे में बात हो रही है। ये तो क्लियर हो गया आपको? बिल्कुल हो गया। पढ़िए। संगीत, चिकित्सा के बाद क्या लगता है आपको? संगीत आएगा। जब चिकित्सा है, संगीत और चिकित्सा का क्या अंतर है? कला और संगीत का क्या अंतर है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, कला और चिकित्सा का कोई अंतर नहीं है। क्या साहित्य का अंतर है? नहीं। तो आप कहेंगे विज्ञान। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, लग रहा है लॉजिक? बिल्कुल लग रहा होगा। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफी हुई है। क्या हुई है? विषमता हुई है? क्या भ्रमणशील हुई है? क्या गिरावट हुई है? आप कहेंगे प्रगति हुई है। क्या हुई है? प्रगति हुई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे पढ़िए। दोबारा पढ़ूं मैं आपको? पूरा पढ़ते हैं। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। अनेक, अनेक के बाद क्या? बीमारियों। जब बीमारियां लिख रहा है तो बीमारियों से क्या आसान होगा? नहीं। क्या सरल होगा? क्या नहीं। क्या आकर्षक होगा? नहीं। बीमारियां कैसी होती हैं? जानलेवा। कैसी होती हैं? जानलेवा। अनेक जानलेवा बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है। उसने क्या? डॉक्टर? नहीं। कर्मचारी? नहीं। अस्पताल? नहीं। या जीवन? तो आप कहेंगे जीवन। जीवन को सुंदर और कैसा बना दिया? छोटा बना दिया है? नहीं। लघु बना दिया? नहीं। कल्पनाशील बना दिया? नहीं। दीर्घ बना दिया है।
जब से दोस्तों चिकित्सा आई है, डॉक्टरें आई है, उससे क्या हो गया, मनुष्य बीमारियों से बच रहा है, तो उसका जीवन थोड़ा सा दीर्घ हो रहा है, तो क्या हो गया, बड़ा बना दिया। पूरा पढ़ो एक बार, चलिए पूरा पढ़ते हैं। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफी क्या हुई है, प्रगति हुई है, अनेक जानलेवा बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है, उसने जीवन को सुंदर और दीर्घ बना दिया है। इतना छोटा सा गद्यांश से कितने आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इस गद्यांश से आपको क्या सीख मिली है, ये भी आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन बताना ना भूलें कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इस क्लास की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसी के साथ दोस्तों हमारी हिंदी व्याकरण की जो जितनी लगभग सभी चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिए, एक दो कोई चैप्टर रह गया होगा तो मैं उसको आगे से करा दूंगा, लेकिन मुझे लगता है मैंने जितना मुझ में आता था मैंने आपको हिंदी व्याकरण का सभी कुछ करा दिया। ठीक है, अगली क्लास में हम हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आएंगे उनको जानेंगे, उनमें पुस्तकों के बारे में जानेंगे, पुरस्कारों के बारे में जानेंगे, इन सब के बारे में जानेंगे हिंदी साहित्य में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको हिंदी व्याकरण तो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, लगभग मैंने आपको सारे चैप्टर कंप्लीट करा दिए। यदि आपने नहीं देखे तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पे जाना और सारे चैप्टरों को देख लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में हिंदी साहित्य के चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।